Hello friends, so we have completed the culture part of PT 365. Now let's come to the economy part, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा पढ़ा। तो आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ इकोनॉमी मैम स्टार्ट करिए, कल्चर इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो लेट्स कम टू द इकोनॉमी पार्ट। तो आपको इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा पिछली बार जो है 17 या 16 क्वेश्चन जो थे वो पूरे इकोनॉमी से ही आए थे। तो इकोनॉमी में मेन पॉइंट है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपका बेसिक है इकोनॉमी में, जैसे कि इन्फ्लेशन, टैक्स रेट एंड आरबीआई की जो रेपो रेट है, और इन सब में क्या कम रहा है तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। तो आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इकोनॉमी में वो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ आप बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए इकोनॉमी का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल मतलब पिछले जो ईयर था 16 क्वेश्चन, वो सारे 16 क्वेश्चन जो थे वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही बेस्ड थे। करंट अफेयर्स तो मैं कंप्लीट करा दूंगी, बट आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो आपको करंट अफेयर्स भी नहीं क्लियर होगा। और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी वाले क्लियर है, दैट्स वाई अब हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इकोनॉमी में सबसे पहला टॉपिक जो है आज फिस्कल पॉलिसी और इंक्लूसिव ग्रोथ, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। उसमें 4-5 टॉपिक्स हैं। ओके, फिर उसके बाद बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मैं कल कराऊंगी। तो फिस्कल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करें तो उसमें जो है सबसे पहला टॉपिक है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो ये मैंने आपको मंथली मैगजीन में भी पढ़ाया है, और ये मैंने पिछली बार जो PT 365 आई थी उसमें भी पढ़ाया है। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको नॉलेजेबल होंगी, जो अगर मेरा चैनल जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जो देख रहे हैं उनको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो आरबीआई ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने रिलीज़ किया है एक स्टेट फाइनेंसेस, जिसमें उन्होंने बजट जो है 2021-22 का उसको चेक किया है। और उसमें उसका थीम क्या है, कॉपिंग विद द पैंडमिक के साथ क्या चीज़ें हुई हैं। और थर्ड टायर डायमेंशन, इट्स एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ओके, तो फाइनेंसेस जो है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस का वो स्टेटस हम देखेंगे। अब सबसे पहले स्टेटस देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या क्या है, स्टेट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू मिलता है जो टैक्सेस से आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि अलग चीज़ों से आते हैं, और ग्रांट्स जो है यूनियन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है स्टेट को। तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट है जहाँ सोर्सेस हैं, जहाँ से हमको स्टेट का रेवेन्यू आता है। पहला है टैक्स, दूसरा है नॉन टैक्स, एंड तीसरा है जो भी ग्रांट्स हमको यूनियन गवर्नमेंट देती है। अब टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो स्टेट का खुद का एक टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है, जो कि टैक्स जो इनकम पे लगाते हैं, और टैक्स जो प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन पे लगाते हैं, और टैक्स जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज पे लगाते हैं। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू होगा। फिर टैक्स डिवोल्यूशन जो सेंटर से आता है, जो भी सेंटर कलेक्ट करता है टैक्स, और फिर उसके बाद स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर होता है, तो दैट इज टैक्स डिवोल्यूशन, जो सेंटर जो है डिवोल्यूट करता है, मतलब स्टेट को देता है। तो ये हो गया हमारी टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से आती हैं, और फी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आती हैं, उनको नॉन टैक्स रेवेन्यूज बोलते हैं। क्योंकि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इसलिए होंगे क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ये डिविडेंड और प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है वो जो है स्टेट को देती है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ग्रांट्स जो है यूनियन गवर्नमेंट से कहते हैं, तो पहले है डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स जो डिजास्टर के टाइम पे दिए जाते हैं। ग्रांट जो लोकल बॉडीज को दिए जाते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज को प्रोवाइड करती है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो बहुत कम हो गया है, कम जनरेट हुआ है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यूज। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के हाईलाइट्स क्या हैं हम वो देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अभी उन्होंने मतलब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें, जिसका 3.7% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का 2021-22 रहा, जो कि इम्प्रूव हुआ है। पहले कितना था, 4.7 था, अभी जो है 3.7% है, मतलब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो है स्टेट का
वो 31% जो है मार्च एंड में 2021 तक था, जो कि पहले 20% था, अभी क्या है 31% हो गया है। एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 20% से मतलब हायर देन द 20% जो लिमिट है वो एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। फिर इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रेसिप्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। मार्केट बोरोइंग जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे पूरे जो भी स्टेट फाइनेंसेस जो स्टेट बोरो करते हैं, जो कि 63% रीच हुआ है। ये वाले जो टर्म्स हैं वो सबसे लास्ट वाले मतलब सबसे लास्ट वाले टॉपिक्स में दिए हैं, मतलब पेजेस में, तो वो मैं पढ़ाऊंगी जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी तरह पढ़ा रही हूँ। ओके, फिर शेयर जो देखते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का, और जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक अकाउंट्स जो है लोन्स इनसे लिए जाते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वो भी टोटल डिक्लाइंड हुआ है। 15 to 25% रेवेन्यू लॉस हुआ है ऑन फाइनेंसेस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोकल अथॉरिटीज़ को 15 से 25% तक लॉस हुआ है। ओके, सो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कितना परसेंट हुआ है, आपको ये याद करना है कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, मतलब क्या डिक्रीज़ हुआ है, क्या इंक्रीज़ हुआ है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट का वो डिक्रीज हुआ है। कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो वो है इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ठीक है। फिर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। मार्केट बोरोइंग भी इंक्रीज़ हुआ है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। रीच और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स और लोन्स जो इन सब से लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट लेती है, वो भी डिक्लाइन हुआ है। और 15 to 25% जो है रेवेन्यू लॉस हुआ है किसको, लोकल अथॉरिटीज़ को। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट रेवेन्यूज़ की अगर बात करें, अगर स्टेट का रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो बहुत सही रहता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ओवरऑल इकोनॉमी का हमारे ग्रोथ होता है, और इंश्योर डेट सस्टेनेबिलिटी की गवर्नमेंट जो है अपना डेट पे करने के लिए कैपेबल होती है। नाउ लेट्स कम टू अदर ट्रेंड्स इन स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का बिकॉज ऑफ कोविड-19। एग्रीगेट पब्लिक डेट की बात करें स्टेट का, वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है। स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू है, जो कि मतलब सोर्स है हमारे स्टेट का, तो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, क्योंकि कंट्रीज जो है जैसे प्रॉपर्टी अनडिवेल्यूएशन हुआ है, ये सब स्ट्रेन्स। और स्टेट फाइनेंसेस की अगर बात करें तो जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके डेट जो है वो भी बड़े मतलब स्ट्रेन हुआ है, मतलब वहाँ भी बड़े हैं। अब रीज़न क्या है इतना फाइनेंशियल शॉर्टफॉल होने का गवर्नमेंट में अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि हमारा जो टैक्स बायोंसी है, टैक्स बायोंसी मतलब टैक्स रेवेन्यू अपॉन टैक्स, जितना भी आप रिसीव कर मतलब जीडीपी, टैक्स बायोंसी जो है वो बहुत कम है। रेवेन्यू ऑटोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है बिकॉज स्टेट को इतना ऑटोनॉमी नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। परफॉर्मेंस जो है हमारे डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स की वो भी अच्छी नहीं है। पॉपुलिस्टिक प्रोग्राम्स जो हैं जैसे लोन वेवर्स हैं, इन सब के कारण भी हमारा स्टेट फाइनेंसेस का लॉस हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो कम है, इसलिए भी ग्रोइंग सेसेस एंड सरचार्जेस इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सेसेस और सरचार्जेस इंक्रीज हो रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। रिडक्शन इन शेयर ऑफ अनटाइड फंड्स इन सेंट्रल ट्रांसफर्स टू स्टेट एंड शॉर्टफॉल इन टैक्स कलेक्शन जो है कोविड-19 के कारण जो है टैक्स कलेक्शन उसमें भी शॉर्टफॉल हुआ है। तो दीज आर द रीजंस। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स टेकन बाय सेंटर एंड आरबीआई टू सपोर्ट द स्टेट। अब इतना जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्टेट में, हमने देखा आरबीआई ने तो मतलब आरबीआई ने भी रिपोर्ट निकाली। अब कैसे हम अगर बताएं कि मतलब क्या स्टेप सेंटर और आरबीआई ने लिए हैं कि हमारा जो स्टेट है उनकी बोरोइंग लिमिट, मतलब उनका जो स्टेट फाइनेंसेस है वो इंक्रीज हो सके, एनहांस्ड हो सके। तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट की उसको 3% से 5% कर दिया है 2021-22 के 2021 के लिए। ऑफ दिस 2% इंक्रीज, 1% इंक्रीज जो जीडीपी का वो तब देंगे जब वो बहुत सारे कुछ रिफॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ये सब कुछ रिफॉर्म्स करेंगे तो उनको 1% एडिशनल दिया जाएगा। अब स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-22, ये भी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें स्टेट्स को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 15,000 करोड़ तक 2021 से 22 तक, और उनको रीपे 50 साल में करना है, तो 50 साल में आप रीपे कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही साल में करना है। और ऑफ दिस अगर बात करें तो 5,000 करोड़ जो है लोन वो स्टेट्स के पास रहेंगे, जो कि
डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो स्टेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ दिए हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एज अ ग्रांट दिए गए हैं। आरबीआई मेजर्स की अगर बात करें तो वेज और मीन्स एडवांसेस जो है स्टेट्स का उनको एनहांस किया गया है और रिलैक्सेशन दी गई है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ जो भी स्टेट्स लोन लेते हैं तो उसको कब रीपे करेंगे तो उसको बढ़ा दिया गया है, तो आप जो है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। Okay, so this is the state finances. Now let's come to balance of payment decoded. Balance of payment में क्या है, balance of payment कैसे इन्फ्लुएंस होता है हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस कैसे कैसे होता है, तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन मतलब कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ का कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के कारण हमारे जो है टैक्स कलेक्शन कम गया, तो टैक्स कलेक्शन कम गया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आया। अब जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आया तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर सोशल सेक्टर में कम करेगी, तो दीज आर कॉल्ड साइक्लिक रिवॉल्यूशन। सोशल सेक्टर में कम करेगी तो उसके कारण क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगा। ओके, फिर शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट बिकॉज एक्सपोर्ट्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे, तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम आए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है हम जो है डेफिसिट में आ गए। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज होने के कारण जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बनाए। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी बिकॉज देखा आपने क्योंकि एग्रीकल्चर में हुआ। नेचुरल कैलामिटीज़ और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। अब कैन लीड टू, अब ये सब क्या कर देंगे अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ये सब क्या हो जाएगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले इन केस ऑफ डेफिसिट अगर बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट है तो शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो बोरोइंग बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा इंक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्फ्लेशन रहेगा और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। अब इन केस ऑफ सरप्लस की बात करें तो शॉर्ट टर्म इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में बात करें तो कंट्री जो है पूरी तरह एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगी, जैसे कि हमारा चाइना जो है वो बढ़ गया है। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर स्टेट फाइनेंस एंड ऑल। नाउ लेट्स कम टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जीसेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सिक्योरिटी है जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रही है। तो जीसेक तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो आरबीआई ने अभी अलाउ किया है कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी हमारे जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर। ठीक है, तो आरबीआई को उनको गिल्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब आते हैं जीसेक और गिल्ट अकाउंट होता क्या है। तो जीसेक की अगर बात करें तो जीसेक जो होता है एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक सिक्योरिटी टाइप की होती है जो हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मैं सेल कर सकती हूँ या आप बाय कर सकते हो या आप सेल कर सकते हो मैं बाय कर सकती हूँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू करती हैं और ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जीसेक जो है दो टाइम के होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल्स आते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स आते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से ज़्यादा ईयर का होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ट्री बिल्स आते हैं और जीसेक किस में आते हैं हमारे मतलब जीसेक के अंदर ही आते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों इशू करती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म इशू करती है, डेटेड सिक्योरिटीज इशू करती है जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एसडीएल इशू करती है। ये एक्नॉलेज करते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी डेट ऑब्लिगेशन है उसको जो है गवर्नमेंट जो है पूरी तरह कम कर सके और ये जो है इसलिए इनमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज भी इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। अब गिल्ट अकाउंट क्या होता है, गिल्ट अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट ओपन करेंगे उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अकाउंट ओपन एंड मेंटेन फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो अकाउंट जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप होल्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड गिल्ट अकाउंट। कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के साथ अगर गिल्ट अकाउंट ओपन करता है मतलब उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। इन केस ऑफ पेंशन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो भी पर्सन आउटसाइड इंडिया रहते हैं, द एक्टिविटीज़ इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गिल्ट अकाउंट शैल बी गवर्न बाय फेमा एक्ट। फेमा एक्ट के थ्रू जो है जो भी आउटसाइड इंडिया रहते हैं जो भी पर्सन, वो फेमा एक्ट के अंदर जो भी उनका गिल्ट अकाउंट है उसके थ्रू मेंटेन किया जाता है एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर देयर। ठीक है, तो उसके अंदर होता है।
नाउ लेट्स कम टू जीसेक। तो जीसेक मैंने बताया दो टाइप के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, और लॉन्ग टर्म वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। अब ट्रेजरी बिल्स क्या है, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं, आई होप आपने पढ़ा होगा। पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जहाँ पे 1 साल से कम मैच्योरिटी होती है, और कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी होती है। तो टी बिल्स जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और प्रेजेंटली ये 3 टेन्योर्स के लिए इशू किए जाते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स जो है वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ हैं, और कोई भी इंटरेस्ट इसमें पे नहीं किया जाता। इंस्टेड ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ट्रेजरी बिल्स की वैल्यू 80 है तो वो डिस्काउंट पे किस पे इशू किए जाएंगे, 60 रुपये में इशू किए जाएंगे। और ये जो है फेस वैल्यू पे मैच्योर होते हैं। तो फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो बॉन्ड्स जो फेस वैल्यू कैरी करते हैं, तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मान लीजिए मेरे बॉन्ड की 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये है, और हम उसको डिस्काउंट पे अगर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे मान लीजिए 60 पे इशू कर रहे हैं, जब भी हम उसको रिडीम करेंगे तो हम उसको फेस वैल्यू पे ही रिडीम करेंगे, तो मतलब हमको 80 रुपये ही मिलेगा। ओके, तो ये होता है हमारा ट्रेजरी बिल्स। अब आते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें, तो डेटेड सिक्योरिटीज़ भी सिक्योरिटीज़ होती है जो कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट कैरी करती हैं, जो कि फेस वैल्यू पे ही पे किया जाता है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। जनरली अगर बात करें डेटेड सिक्योरिटीज़ का जो टेन्योर होता है वो 5 साल से 40 साल तक का रहता है, ठीक है। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है हमारे जीसेक के। तो जीसेक के बेनिफिट का अगर बात करें तो जीसेक जो है ईजिली सोल्ड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। दो टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में इजीली शो किया जाता है जो भी हमारी कैश रिक्वायरमेंट है, जो इतना भी हमको कैश चाहिए, जीसेक को हम सोल्ड सेल करके हम वहाँ से कैश जो है वो मार्केट से उठा सकते हैं, और ये कोलेट्रल की तरह भी यूज़ किया जाता है टू बोरो फंड्स, ठीक है। अट्रैक्टिव यील्ड्स फ्रॉम सम जीसेक सच एज एसडीएल्स और स्पेशल सिक्योरिटीज़ आरबीआई को हेल्प करते हैं कि वो लिक्विडिटी मैनेज कर सके थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक आरबीआई का टूल है जहाँ पे वो लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। मैक्सिमम सेफ्टी ऑफर करते हैं फॉर सोवरेन कमिटमेंट। रिस्क फ्री और इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं। सेटलमेंट सिस्टम बाय यूजिंग डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, तो ये सब भी ये सब में भी हेल्प करते हैं। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है कि इन्वेस्टर्स जो है फ्लेक्सिबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका मैच्योरिटी जो है रेंज करता है 91 days to 40 years. Okay, so these are the benefits of GSEC. Now let's come to what are the major risk involved in holding GSEC. अब हम अगर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर हम GSEC को होल्ड कर रहे हैं। सबसे पहली बात लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बायर्स नहीं मिलते हैं। इन्वेस्टर्स तो सेल कर देंगे जीसेक पर, बायर्स भी तो होने चाहिए तभी तो सेल कर पाएंगे, तो ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। मार्केट रिस्क की अगर बात करें तो बहुत सारा प्राइजेस जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, सारी चीज़ों का वो चेंज होता रहता है। सिक्योरिटीज़ फ्रॉम चेंज इन बॉन्ड्स यील्ड। री इन्वेस्टमेंट रिस्क की अगर बात करें तो कैश फ्लो जो होता है जीसेक के अंदर, मतलब जो भी कैश फ्लो होता है उसमें कूपन्स भी इंक्लूड होते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, और उनको रीपेमेंट किया जाता है प्रिंसिपल को एट मैच्योरिटी। तो कैश फ्लोज आर रिक्वायर्ड टू बी री इन्वेस्टेड। कैश फ्लो को री इन्वेस्टेड करना पड़ेगा व्हेन एवर दे आर पेड, लीडिंग टू सिचुएशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट एट लोअर यील्ड एंड प्रिवलेंट एट अ टाइम। ओके, सो दीज आर द मेजर रिस्क इन्वॉल्व इन जीसेक। अब हम ऑपरेशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हाँ पहले ऑपरेशन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जीसेक जो है ऑपरेशन कैसे होता है उसका। तो इशूइंग अथॉरिटी आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके आरबीआई इशू करती है। इशूइंग प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से इशू किए जाते हैं, इकोबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म जो भी आरबीआई निकालती है। सारे जो नॉन इकोबेर मेंबर्स हैं जैसे कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं प्राइमरी ऑक्शन में थ्रू द कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स। क्लियरिंग एजेंसी की अगर बात करें तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है, जो कि सेलर की तरह भी एक्ट करती है एक टाइम पे, और एक टाइम पे बायर की तरह भी एक्ट करती है फॉर एक्चुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड यील्ड डिकोटेड। बॉन्ड यील्ड क्या है, तो बॉन्ड यील्ड आपको पता होगा कि जो भी हमारा मतलब जैसे कि हमारा अगर बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारा बॉन्ड यील्ड कम होगा। तो बॉन्ड यील्ड जो है इंक्रीज़ कैसे होता है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होता है जब हमारे बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है और कूपन रेट जो है वो हाई होता है, स्पेकुलेशन जो है इकोनॉमी में वो हो जाता है, और इन्फ्लेशन जब राइज होता है तो बॉन्ड यील्ड हमारा राइज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारी अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट होती हैं, कैपिटल जो है कॉस्ट का, जो कैपिटल का हमारे कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और वॉलेटिली जो है इकोनॉमी में वो भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू रीसेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग G-Secs एंड देयर इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई है, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप जो है प्राइमरी ऑक्शन में बिड कर सकते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल भी कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो है वो ऑफ़र G-Sec ऑफ़र करते हैं, SDLs और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होती, मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इसमें कोई फ़ी भी चार्ज नहीं होती। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स बेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में आएगा, और डोमेस्टिक सेविंग्स जो है उनको भी फाइनलाइज करेंगे। बट अनलाइक अगर बताएं कि स्मॉल सेविंग्स जो स्कीम है हमारे यूनियन बैंक की, जैसे कि प्रोविडेंट फंड स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यहाँ पे कोई स्पेशल तो टैक्स बेनिफिट्स नहीं होते ऑन डायरेक्ट परचेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट मतलब कोई भी स्पेशल टैक्स बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किए जाते। फिर आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। ये भी एक प्रोग्राम है आरबीआई का, जहाँ पे वो एक गवर्नमेंट को बोलती है कि आप परचेस कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ वर्थ ऑफ 1 लाख करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ये हमको क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हमारी गवर्नमेंट को, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कम करेंगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट वो है कि गवर्नमेंट जो है इतना बाय कर ले रही है कि जो भी हमारी नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए लोन बच नहीं रहा है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को जो है ये कम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको भी एनहांसमेंट, मतलब वो भी जो है अट्रैक्ट होंगे और वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, बॉन्ड डील जो है वो कम होगा, क्योंकि बॉन्ड के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है, जो कि आरबीआई ने निकाला, जो कि 1 to 3 ईयर मनी बैंक को दिया जाएगा एट प्रिवेलिंग रेपो रेट। ठीक है, मतलब जो भी रेपो रेट चल रहा है उस पर बैंक को 1 से 3 ईयर तक आरबीआई जो है मनी प्रोवाइड करेगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करेगी विद मैचिंग हायर टेन्योर एज कोलेट्रल। ये क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेशन है फंड है बैंक में वो अवेलेबल रहेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, और 1 to 3 ईयर जो है लोन जो है वो बैंक को दिया जाएगा एट इंटरेस्ट रेट, जो कि ओवरनाइट रेपो के तरह ही होगा। अब आते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट भी न्यूज़ में रहा है, जो कि आरबीआई का ही एक टूल है, जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील्स है उनको कम करना, क्योंकि बॉन्ड डील्स कम होंगे तभी बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, और बॉन्ड के जैसे ही प्राइजेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी को हमको बेनिफिट होगा। तो विथ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइजेस एंड यील्ड्स, बॉन्ड जो है आरबीआई से बॉन्ड परचेस किए जाएंगे, जो कि प्राइजेस जो है बॉन्ड प्राइजेस को हाई करेंगे और यील्ड्स को कम करेंगे। तो अगर लोअर लॉन्ग टर्म यील्ड हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, सेविंग कम की जाएगी, और जो है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। ओके, सो दिस इज द recent initiative regarding G-Sec. Now let's come to the related news. Related news की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है हमारी, जो G-Sec है, उनको अभी सून जो है जल्दी ही ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में ज्वाइन किया जाएगा। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है, तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है ग्लोबल बॉन्ड, जो भी हमारे अराउंड द वर्ल्ड जितने भी ग्लोबल बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है, जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, G-Sec क्या है, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। G-Sec में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। अब बेनिफिट क्या है ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में ज्वाइन करने का, ऑब्वियसली फॉरेन इन्फ्लोज को अट्रैक्ट करेगा इन डेट मार्केट, प्रेशर जो है कमर्शियल बैंक पे उन पर रिड्यूस करेगा, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हमारी रुपीज़ को, और हेल्प करेंगे गवर्नमेंट को कि वो अपनी मार्केट बोरोइंग जो है प्रोग्राम को, जो भी उनका मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है उनमें हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी हमारा ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। नाउ लेट्स कम टू टैक्सेशन पार्ट। तो टैक्सेशन में सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की अगर बात करें तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एक ये टर्म है जो कि यूज़ होता है कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ अगर अभी बना है तो रेट्रोस्पेक्टिव अगर बोलेंगे कि वो रेट्रोस्पेक्टिव वो लॉ जो है अप्लाई होगा, तो मतलब जो है वो लॉ जो है जब से मतलब अभी भले उसका लॉ बना है, बट पहले अगर किसी ने उस लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम किया, मतलब
पहले भी किसी ने क्राइम किया है, जो भी चीज़ें उस लॉ में प्रोवाइड की गई हैं, तो उस लॉ के पहले भी अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसमें जो है वो मेंबर भी इंक्लूड होंगे, उसको भी सज़ा दी जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव टर्म का मतलब यही होता है। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है कि पार्लियामेंट ने टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अमेंड किया है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट को अमेंड करके उन्होंने बोला है कि 2012 का जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, टैक्स लॉ है, उसको ख़त्म करेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता क्या है? तो ये एक बैकवर्ड लुकिंग टैक्स होता है जो कि नेशन यूज़ करते हैं। बैकवर्ड लुकिंग टैक्स, जो कि जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो भी टैक्सेशन एनॉमलीज मतलब जो भी टैक्स में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड हमारा टैक्सेशन ये है, बट जो हम निकाल रहे हैं वो टैक्सेशन कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेशन एनॉमलीज। ठीक है, उन टैक्सेशन एनॉमलीज को ये रिमूव करेंगे थ्रू एडिशनल और न्यू चार्ज ऑन पास्ट ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन है उसमें एडिशनल चार्ज लगा के, और लीगल लूप होल्स जो कंपनीज यूज़ करती हैं उनको ओवरकम करेंगे। तो बैकवर्ड लुकिंग टैक्स है। व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन? क्या है? बैकवर्ड लुकिंग टैक्स है जहाँ पे जो ये मतलब ये नेशंस यूज़ करते हैं जो भी टैक्सेशन एनॉमलीज हैं उनको कम करने के लिए, और जो भी मिसयूज़ करती हैं हमारी लीगल कंपनीज, लूपहोल्स निकालती हैं, उनको जो है ओवरकम करने के लिए ये कंट्री को अलाउ करते हैं कि टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट्स पे टैक्स करिए, आइटम्स और सर्विसेज पे, और उन कंपनीज को चार्ज करती हैं जो पहले से ये सब रूल्स जो हैं ब्रेक कर रही हैं बिफोर मतलब आफ्टर विच मतलब जब भी लॉ पास होता है। इन इंडिया ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एम्पावर करते हैं कि आप टैक्स जो डिमांड है उनको रेज करिए, कैपिटल गेंस जो भी अराइज होता है फ्रॉम इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। अब आते हैं चेंजेस जो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं टैक्सेशन लॉ एक्ट 2021 में। तो सेक्शन 9 में जो है अमेंड करके बोला गया है कि जो भी इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कोई भी इंडियन एसेट्स का करते हैं, कोई भी कंपनी करती है, जो भी उससे डिमांड रेज होती है उसको नलिफाई करना है, उसको ख़त्म करना है। रिफंड जो है किसी भी अमाउंट का इन केसेस में विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है वो सेक्शन 244A के अंदर अमेंड किया है। हाउएवर ऑफशोर जो ट्रांजेक्शन है जिसमें इंडियन एसेट्स इन्वॉल्व है एग्जीक्यूटेड, जो कि 28 मई 2012 के बाद एग्जीक्यूट किए गए हैं, वो स्टिल टैक्सेबल होंगे, और वहाँ पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लॉ का नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस। नाउ लेट्स कम टू सोवरेन राइट टू टैक्स एंड इट्स लिमिट की अगर बात करें तो राइट टू टैक्स जो है वो हमारा कोर सोवरेन पावर है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमको बताती है कि गवर्नमेंट जो है वो लेवी कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं टैक्स एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, और दो अपहेल्ड बाय इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल्स एज वेल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो BIT जो है वो भी मैंने पढ़ाया है। ये कुछ सर्टेन लिमिट्स उन राइट्स पे लगाती है। तो सबसे पहले एक्सप्रोप्रिएशन मतलब ये होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही है, कॉन्फिस्केट कर रही है ऑनर से, तो वो जो है उसमें लिमिट है। और फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, तो टैक्सेस जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करने चाहिए किसी भी पीपल्स के बीच में। इन 2016 अगर बात करें तो इंडिया ने मॉडल BIT बनाया और उन्होंने टैक्सेशन मेजर्स को BIT से हटा दिया। ठीक है, तो उसके स्कोप से हटा दिया। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमको लॉ की बहुत ज़्यादा नीड थी, बिकॉज हमको ट्रांसपेरेंट और स्टेबल और प्रोटेक्शन जो टैक्स रिजीम है उसको अच्छा बनाना है, और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। अब आते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है PT 365 में, जो अपडेटेड पार्ट आई थी, आई थिंक उसमें पढ़ाया मैंने, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे तो आप प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। तो नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो ये क्या है, अभी OECD जो हमारी है, OECD ने अभी 2 पिलर रूल्स निकाले हैं फॉर डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स। जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसके लिए दो पिलर मॉडल रूल्स निकाले हैं। तो अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें तो ये जो है ये पार्ट है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, जो भी बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो है हमारी G20 कंट्रीज़ लेकर आए थे, और OECD ये एक तो
ये जो है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, मतलब BEPS का पार्ट ही है। BEPS क्या है? एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी है जो कि MNCs यूज़ करती हैं कि दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेस इन द टैक्स रूल्स टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट टू लो और नॉन टैक्स लोकेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो है कहीं पर जहाँ पे रहती है वो सॉरी वहाँ पे वो टैक्स जो है मतलब वहाँ पे जो है वो बहुत कमा रही है, बट वो जो जुरिडिक्शन है अपना टैक्स का वो लो टैक्स कंट्रीज़ में कर रही है, जैसे कि उसको लो टैक्स देना पड़े, ज़्यादा ना देना पड़े। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें तो ये कंट्रीज़ को बोलता है कि आप मिनिमम टैक्स जो है लार्ज जो MNCs हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज़ हैं, उन पे जो है मिनिमम टैक्स लगाइए कि वो जो है जो भी टैक्स वो नहीं भरती हैं, मतलब एस्केप करती हैं टैक्सेस, उनको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये MNCs पे अप्लाई होगा जिनका रेवेन्यू $750 मिलियन से ज़्यादा है, और ये जो है टैक्सेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी जो कि डिजिटलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नेसेसरी है। ये जो है ग्लोबल कंपनीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इन सब को इंक्लूड करते हैं जिनको फोर्स किया जाएगा कि आप टैक्सेस पे करिए कंट्रीज़ पे जहाँ पे आप गुड्स जो है सोल्ड कर रहे हैं, मतलब सोल्ड कर रहे हैं रिगार्डलेस आपका फिजिकल प्रेजेंस कहीं भी है, बट आप अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इंडिया में तो आपको इंडिया को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब हाउ अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क्स। तो सपोज अ कंपनी का हेडक्वार्टर अगर कंपनी A में है और जो कि कंट्री B में रिपोर्ट करती है, जहाँ पे रेट जो है 11% है, अगर ग्लोबल मिनिमम रेट जो है वो 15% है, इफेक्ट में है, तो कंट्री ए जो है वुड टॉप अप द टैक्स एंड कलेक्ट अनदर। तो कंट्री ए जो है वो 4% अनदर कलेक्ट करेगी, बिकॉज 11%, अगर 15% है तो कंट्री ए जो है वो 4% एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगी ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम कंट्री बी, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस बिटवीन कंट्री बीज रेट एंड ग्लोबल मिनिमम रेट। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द टू पिलर जो OECD ने निकाले हैं। तो ग्लोबल G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, तो उसमें 139 कंट्रीज आती हैं जो कि कोलैबोरेट करती हैं कि टैक्स अवॉइडेंस जो स्ट्रेटजी है उनको हम वो ख़त्म करना है। तो टू पिलर्स जो हैं वो हमारे 15% मिनिमम ग्लोबल जो टैक्स है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो ये टू पिलर प्लान जो है विल हेल्प इन डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर ये इंक्लूड की बात करें तो ग्लोबल रूल्स जो है मेड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो पहला है कि टैक्सेशन सिस्टम को इंश्योर करना है लार्ज MNCs के लिए, और टॉप अप टैक्स जो है उनके प्रॉफिट्स पे अप्लाई करना है। अब इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो भी इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट है वो अबव द थ्रेशोल्ड होना चाहिए, बट इट विल मीन रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विसेज टैक्स एंड अदर यूनिलेटरल मेजर्स बाय 2020 सच एज इक्वलाइजेशन लेवी। और लार्ज जो इंडियन हेडक्वार्टर्स मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं उनको भी बोला जाएगा कि वो पिलर 1 को कंप्राइज करें। ओके, सो दिस इज द टैक्सेशन पार्ट। तो नाउ लेट्स कम टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हर जगह पढ़ाया है, आई थिंक पिछले PT 365 में पढ़ाया है और मंथली मैगजीन में भी पढ़ाया है। तो अभी डिबेट है कि हमको डायरेक्ट मोनेटाइज करना चाहिए फिजिकल डेफिसिट का या नहीं करना चाहिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हर्ट करेगा अगर हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करेंगे तो। ठीक है, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आपने हमको जब मैंने आपको पढ़ाया था आई थिंक पॉलिटिक्स सेक्शन, उसमें आपने मुझे फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन बताई थी, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को सबको पता है फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो नाउ लेट्स कम टू फिजिकल डेफिसिट एंड इट्स फाइनेंसिंग। फिजिकल डेफिसिट वो होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उनके इनकम से ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में हमारे पापा जो है हमारे घर को संभाल रहे हैं, अगर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो उनके इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी फिजिकल डेफिसिट में हो जाएंगे, फिर उनको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा और उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यू टू लोअर टैक्स क्यों हुआ फिजिकल डेफिसिट? क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हुआ कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट को जो है लोकल जो नॉर्मल सेक्शन पॉपुलेशन है उनको देना पड़ा, पैसे वगैरह देने पड़े, फूड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ा, तो इसके कारण जो है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया और टैक्स रेवेन्यू कम हुआ। तो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.3% ऑफ GDP है अभी 2020-21 में, और 2021-22 में उसको हमको 6.8% GDP करना है। अब हम आते हैं अबाउट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो हम इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको फाइनेंस करने के लिए, मतलब फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या मैथड्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के
पास। तो पहला है इनकरिंग डेप्ट। इनकरिंग डेप्ट मतलब होता है कि आप कैपिटल मार्केट से बोरो करो। दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल मार्केट से बोरो करो। और कैसे बोरो करेंगे? जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स जो है इशू करेंगे सेकेंड कैपिटल मार्केट में। फिर आता है इंटरनल डेट। इंटरनल डेट की अगर बात करें तो आप जो कंट्री के अंदर ही बोरो करते हैं उसको इंटरनल डेट बोलते हैं। एक्सटर्नल डेट उसे बोलते हैं जब आप कंट्री के बाहर बोरो करते हो। एक्सपैंडिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सच एज टैक्स को रेज करो तब भी आपका फिजिकल डेफिसिट फाइनेंस होगा। मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो आपको मनी प्रिंट करना है। वो जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई जो है वो मनी प्रिंट करेगी और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को देगी, तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम होगा। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन मतलब होता है कि ये जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आरबीआई का एक टूल है जहाँ पे आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदती है और फ्रेश मनी प्रिंट करके सेकेंडरी मार्केट में मतलब जो लिक्विडिटी है उसको इन्फ्यूज़ करती है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो आरबीआई परचेस करती है गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ से, प्राइमरी मार्केट से, और मनी प्रिंट करके जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो नीड्स है उनको फुलफिल करती है। तो दीज आर द मेथड्स जिससे हम फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो जैसे कि हमने बोला कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है, इसमें करेंसी प्रिंट करती है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है और डेफिसिट जो है उनका कम करती है। अब ये जो है कैसे होता है, जब गवर्नमेंट प्राइवेटली कोई भी बॉन्ड अपना प्लेस करती है, इशू करती है आरबीआई को, मतलब आरबीआई जो है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करती है प्राइमरी मार्केट में और इंक्रीज करती है मनी सप्लाई सिस्टम में। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई जो है इसमें करेंसी ही उसको प्रिंट करना है। एज सेंट्रल बैंक जो है सिंपली क्रेडिट कर देती है गवर्नमेंट के अकाउंट में थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री, और इसको हेलीकॉप्टर मनी भी बोला जाता है, जहाँ पे लार्ज सम ऑफ मनी जो है प्रिंट किया जाता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जो भी रिसेशन है इकोनॉमी में उसको ख़त्म करने के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को फुलफ़िल करने के लिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई जो है वो प्रिंट करेंसी ही करे। आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट कर देती है, जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सिंपली उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है जो भी मनी है। मतलब आरबीआई जो है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करती है और उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है मनी, और मनी सप्लाई जो है इंक्रीज कर देती है। अब आते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इन इंडिया। अगर बात करें तो टिल अर्ली 1997 तक ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन हम करते थे। ऑटोमेटिक जो भी फिजिकल डेफिसिट होता था उसका ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन करते थे। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो है इशू करते थे और वहाँ से क्या है पैसा, मतलब जो गवर्नमेंट है वो पैसा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स वो करती थी और उसके बाद जो आरबीआई जो है पैसा देती थी। फिर वेस एंड मीन्स एडवांसेस हुआ, जो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट का टेम्परेरी मिसमैच है उसको कंप्लीट करने के लिए 2006-2008 में कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन एफआरबीएम एक्ट के अंदर। फिर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट करके 2007 में उसमें अलाउ किया थ्रू एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज पता होगा, एग्रीकल्चर वॉर के टाइम पे आप जो है फिजिकल डेफिसिट जो है बढ़ा सकते हैं और उस टाइम आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। अब रीज़न बिहाइंड द डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो पहला है कि ऑब्वियसली जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी प्रोग्राम्स है कोविड के टाइम पे, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास आ गए, हमारे पास वो होना नहीं चाहिए था बट वो आ गए, तो उसके लिए फाइनेंस करने के लिए, इन्फ्लेशन जो है उसको मॉडरेट लेवल पे करने के लिए, फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सेविंग्स मतलब लिमिटेड जो सेविंग्स है उनको वो करने के लिए, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्यूज लिक्विडिटी, फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, अदर बेनिफिट मतलब टैक्स बर्डन जो है वो इंक्रीज़ ना हो, और वैल्यू जो है गवर्नमेंट की वो जो है वैल्यू जो है उसको रिड्यूस कर पाए, जो भी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की उसको। ये हो गया रीज़न क्यों ज़रूरी है। अब कंसर्न्स क्या है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के, अगर हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहला है हाई इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर आरबीआई प्रिंट कर रही है करेंसी तो कहीं ना कहीं जो हमारी करेंसी है वो सबके पास अवेलेबल होगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग जो है अगर बढ़ रहा है तो हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो 2008 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था।
फिर क्रेडिबिलिटी जो है आरबीआई की उसको एरोड्स करती है क्योंकि उसका मैंडेट कुछ और है और वो कुछ और कर रही है। हर्ट फिस्कल प्रेसिडेंस बिकॉज फिस्कल कंसोलिडेशन का जो हमारा एफआरबीएम एक्ट के अंदर दिया है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम फिस्कल डेफिसिट को डायरेक्ट मोनेटाइज ही करते रह जाएंगे। इंक्रीज लिक्विडिटी इनएफेक्टिव टू इंक्रीज लिक्विडिटी बिकॉज क्या होता है जैसे ही मनी एक्सटेंड किया जाता है फिस्कल प्रोग्राम के लिए इनएविटेबली ये एंड अप होता है बैंकिंग सिस्टम और बैंक रिजर्व्स जो है आरबीआई के वो इंक्रीज होते हैं due to reluctance from bank to lend. Depreciation of currency because of supply demand imbalance in the current market, currency market. RBI जो है could step in and intervene using its forex reserves. ठीक है, तो balance of payment crisis भी आ सकते हैं। तो these are the concerns regarding the direct monetization of डेफिसिट। तो आई होप इट इज़ क्लियर एंड व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम लगे। नाउ लेट्स कम टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जहाँ पे वो एसेट्स जो है उसको मोनेटाइज करेंगे फॉर ब्राउन फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक ब्राउन फील्ड होता है एक ग्रीन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड में आप एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इन्वॉल्व रहते हैं और ब्राउन फील्ड में जो है उतना नहीं इन्वॉल्व रहता। तो एसेट मोनेटाइजेशन मतलब अब हम देखते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है। तो एसेट मोनेटाइजेशन को कैपिटल रिसाइकलिंग भी बोला जाता है। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब होता है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई चीज़ मान लीजिए आपका बॉटल जो है वो रखा हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, बस आपने ख़रीद लिया है, मतलब एक एसेट टाइप का, मतलब एसेट मतलब आप सोना की अगर बात करें तो सोना आपने खरीद के रख लिया है। अगर उस सोने को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने के लिए तो उस सोने का कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू इकोनॉमिक वैल्यू। ये क्या है, गवर्नमेंट के नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है। आई होप आपको पता होगा, एक रिसिप्ट बजट में एक रिसिप्ट पार्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर पार्ट होता है। रिसिप्ट्स पार्ट में डेट रिसिप्ट्स होते हैं और नॉन डेट रिसिप्ट्स होते हैं। तो ये जो है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है और ये जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करता है प्राइवेट सेक्टर को कि वो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कि वो 3 क्रिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सके। पहला है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो भी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट से जो भी वैल्यू आ रही है उसको अनलॉक करें और प्राइवेट के लिए यूज़फुल रखें। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज को टैप करें और न्यू सोर्सेज जो है रेवेन्यू का उसको क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें ऑनरशिप पूरा रहता है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप इन फील्ड्स में रहता है। बट डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑनरशिप खत्म हो जाता है और ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए ही दिया जाता है। ये कैपिटल फंड्स जो भी रिसीव करती है पब्लिक अथॉरिटी वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि गवर्नमेंट जो है री इन्वेस्ट कर सके, उस फंड को यूज़ करके दूसरे सेक्टर्स में री इन्वेस्ट कर सके, इंक्लूडिंग सोशल सेक्टर एंड अदर कॉम्पिटिंग पब्लिक प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग मोर रिटर्न्स फॉर द एसेट्स थ्रू हायर ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। तो दीज आर द एसेट मोनेटाइजेशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट मोनेटाइजेशन साइकिल की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग नहीं, यहाँ से देखते हैं, एग्जिस्टिंग एसेट्स बेस है हमारे पास, ठीक है, उसको मोनेटाइज किया हमने। मोनेटाइज करके जो भी प्रोसीड्स हमको मोनेटाइजेशन से मिले तो हम उसमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया। तो दीज the infrastructure and asset monetization program. Now let's come to national monetization pipeline की अगर बात करें तो ये जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस के को टर्मिनस है, 4 साल का है, 2022 to 25। की सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो टॉप 5 सेक्टर्स जो है 83% एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू जो है वो कराते हैं। पहला है रोड, फिर रेलवेज, फिर पावर, फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड देन टेलीकॉम। तो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा किसको दिया है, तो रोड्स को दिया है, देन फिर रेलवेज, देन पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन एंड देन टेलीकॉम। अब आते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन होता क्या है। तो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का आपको मतलब पता चला। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स वाज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 3 पिलर्स, मतलब 3 पिलर्स में से एक पिलर्स है जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमको हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये जो है हमको हेल्प करेगा कि ये जो है पूरी तरह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हमने पिछले साल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही है, और ये हेल्प करेगा कि जो भी हमारे कोर एसेट्स हैं उनको हम मोनेटाइज कर सकें। अब मोनेटाइजेशन जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स जो है ये जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर नहीं कवर होते। याद कर लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट है और मोनेटाइजेशन जो नॉन कोर एसेट्स का होता है वो हमारे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में नहीं कवर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसमें एनहांस कर रही हो। अब कोर और नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं,
कोर एसेट्स वो होते हैं जब सेंट्रल जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, जो भी पब्लिक और यूजर्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको कोर एसेट्स बोलते हैं। अदर एसेट्स को जो है लैंड पार्सल और बिल्डिंग्स को नॉन कोर एसेट्स बोलते हैं। अब टोटल इंडिकेटिव वैल्यू अगर बताएं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की फॉर कोर एसेट्स की, तो 6.0 लाख करोड़ है ओवर 4 ईयर्स पीरियड। ये ज़रूरी नहीं है याद करना। फिर फ्रेमवर्क जो है मोनेटाइजेशन का कोर एसेट्स का, उसके 3 की इम्पेरेटिव्स हैं। पहले सॉरी, आपको राइट का मोनेटाइजेशन करना है, ऑनरशिप का नहीं करना। ब्राउनफील्ड डी रिस्क एसेट्स जो है उसमें स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन करना है, प्रोफाइल एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। स्ट्रक्चर पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के एडहेयर करेंगे एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाएंगे। जो एसेट्स और ट्रांजैक्शन है एंड जो भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर हो रहा है वो रोल्ड आउट कब होगा, थ्रू अ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मॉडल्स। नाउ लेट्स कम टू एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल्स। अब एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल्स में 2 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग अप्रोच। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच की अगर बात करें तो ब्राउनफील्ड पीबीबी मॉडल्स में ऑब्लिगेशन होता है, जो पब्लिक अथॉरिटी हमारी होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो होती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, हम जो भी हमारे पीपल्स हैं उनको। बट डे टू डे जो मैनेजमेंट होता है एसेट्स का, वो किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। अब इसमें 3 फील्ड आते हैं, एक रेलवेज के लिए आता है, एक रोड्स के लिए, एक एयरपोर्ट्स के लिए। तो सबसे पहले ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र जो है OMT है, ये टोल ऑपरेशन और टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र रोड्स के लिए यूज़ होता है। डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये जो है रेलवेज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। फिर ऑपरेट मेंटेन डेवलप, ये जो है इंडिया में अडॉप्ट किया गया है फॉर द एयरपोर्ट। अब आते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग मॉडल्स की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लीज की बात करें तो इसमें ये जो है अदर सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम सेक्टर्स, इन सब के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टी जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती है लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट पार्टी जो है लाइसेंस प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, ये होते हैं लॉन्ग टर्म लीज। अब इसमें इन्विट्स और रियल ईस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं। ये इन्विट्स जो है 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत सारे पीपल्स आएंगे वो क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से जो भी मनी आएगा, जो भी इन्वेस्टर्स आएगा, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डील करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा और जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा फिर वो सारे पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट भी ऐसा है, ये सिर्फ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो ये भी इसी टाइप का है कि बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा फिर आपको दिया जाएगा। तो दिस इज स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग मॉडल्स। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू डोंट हैव प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू लैंड बैंक्स। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो कि दीपम है, उन्होंने फाइनलाइज किया है कि लैंड बैंक कंपनी का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जहाँ पे वो लैंड पार्सल जो है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओन करती हैं, जो उनका लैंड है वो सेल करेंगे। अब स्टेप्स टूवर्ड अगर लैंड बैंक की बात करें तो अगस्त 2020 में नेशनल GIS इनेबल लैंड बैंक सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उनको इंटीग्रेट करके, और GIS जो है सिस्टम ऑफ 6 स्टेट इन फर्स्ट फेज। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल जो है वो कवर करता है मोर देन 3,350 इंडस्ट्रियल एरियाज क्लस्टर, जो कि 4,75,000 हेक्टर्स लैंड जो है कवर करते हैं। अब IIS का एम क्या होता है कि जो भी अवेलेबल लैंड है, हमारे इन्वेस्टर्स है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो लेना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, GIS मैपिंग करना इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की, स्टेट GIS पोर्टल को लिंक करना एंड स्टेट लैंड बैंक्स को, और इन्फॉर्मेशन जो है एक्सटर्नल इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे कि रेल हो गए, रोड्स हो गए, ये सारी चीज़ों के इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब आते हैं लैंड बैंक होता क्या है। लैंड बैंक एक गवर्नमेंट एंटिटी है और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। ठीक है, लैंड बैंक क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, जो कि मैनेज करती है जो भी हमारे वैकेंट लैंड है उनको मैनेज करती है, उनको डिस्पोज करती है कि वो जो है मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो पाए। ये 1990s में स्टार्ट हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था 2017 में, और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने सीजेबल लैंड बैंक जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। नीति आयोग ने अपने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 वाले प्रोग्राम में उन्होंने सजेस्ट किया है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके आपको सारे लैंड को मैप करना है और लेवल पे लाना है कि आपको प्री अप्रूव लैंड बैंक जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए अप्रूव करना है।
अब आते हैं बेनिफिट्स क्या होता है लैंड बैंक का। तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है लैंड की हमारे इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 18% है और 2.4% टोटल लैंड एरिया है हमारे वर्ल्ड में। इनऑर्डिनेट डिले जो होता है कि गवर्नमेंट लैंड हमको नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं इसके कारण, तो वो भी हेल्प हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एंड ट्रांसपेरेंसी जो है लैंड मार्केट ट्रांजेक्शन में वो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंड बैंक। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो एक एक्ट है लार एक्ट 2013 का, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, प्लीज़ आप इस पर ध्यान रखिएगा और ये आप जाके वहाँ से भी पढ़िएगा अपने बेसिक वाले बुक से। एक्ट जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को रिप्लेस किया है उन्होंने। इसमें एक्ट ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोवाइड किया है कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और कॉस्ट है, जो भी आप लैंड कवर कर रहे हो, जो भी आप लैंड ले रहे हो, जो भी गवर्नमेंट लैंड ले रही है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो पीपल्स की तरफ मिले, जो भी जिनका पीपल का लैंड लिया गया है। ऐसा ये जो है मैंडेटरी है हर प्रोजेक्ट के लिए, बट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अगर अर्जेंसी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। अब सारे जो एक्विजिशन आप करोगे उसके लिए आपको रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा पीपल को। कंपनसेशन जो है ऑनर्स को देना पड़ेगा 4 times ऑफ मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ रूरल एरियाज और ट्वाइस इन केस ऑफ अर्बन एरियाज। ट्वाइस मतलब मार्केट वैल्यू मान लीजिए उस टाइम अगर 20 करोड़ है, तो अगर मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू मान लीजिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये है उस चीज़ की, तो आपको उसका 4 times मतलब 40 रुपये रूरल एरियाज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए अर्बन एरियाज़ की अगर 10 रुपये, तो वहाँ पे 20 रुपीज़ जो है अर्बन जो भी पीपल इफेक्ट हो रहे हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्ट ये बोलता है मैंडेटरी कंसेंट चाहिए 70% लैंड ओनर्स का, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। 80% चाहिए अगर प्राइवेट सेक्टर एक्वायर कर रहे हैं, और कोई भी कंसेंट नहीं चाहिए अगर पब्लिक सेक्टर जो है एक्वायर कर रहे हैं। Okay, so I hope it is clear. Now let's come to disinvestment. Disinvestment can be done as a measure of fiscal policy. Fiscal policy को अच्छा करने के लिए disinvestment किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिजिकल बर्डन जो है उसको रिड्यूस करेंगे, पब्लिक फाइनेंसेस बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट्स जो है वो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में मूव आउट कर पाएंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव बढ़ाएंगे, ऑनरशिप एनकरेज करेंगे और इंड्यूस करेंगे कॉम्पिटिशन। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट से होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट होगा, बेटर मैनेजमेंट होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो पाएंगी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, सेंटिमेंट्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम होगा और ज़्यादा गवर्नेंस होगी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सर्विसेज जो है कस्टमर की वो भी इंक्रीज होंगी, एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड कंज्यूमर्स। ओके, सो दिस इज द डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स कम टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, आई थिंक मंथली मैगजीन में। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, तो अभी हम यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉवर्टी कैसे होता है, ठीक है, पॉवर्टी किससे हो पाता है, कॉस्ट किससे होता है। अगर हम लो सेविंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पुअर पीपल हैं, हम सेविंग भी नहीं कर रहे हैं, पुअर पीपल के पास तो खाने के लिए नहीं बचता है, बट जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें भी अगर हमारे पास लो सेविंग्स है, सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी की तरफ मूव करते हैं। अब जब लो सेविंग्स होगी तो हम जाएंगे, फिर लो डिमांड्स के कारण पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ जाए तब होता है, रीजनल इनइक्वालिटीज़ के कारण कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो है, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ एरिया जो है बहुत ज़्यादा रिच एरिया है, कुछ कम एरिया है, फिर क्लाइमेट फैक्टर्स भी हो गए, जैसे कि फ्लड्स और ड्राउट्स आते हैं, तो उसके कारण जो है बहुत सारे पीपल घर उनका चला जाता है और उनके पास पैसे नहीं रहते। फिर हाई लिटरेसी, कास्टिसिज्म, वल्नरेबल ग्रुप्स, ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, हाई आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर जैसे कि डिसीज़ वगैरह में। अब क्या होता है पॉवर्टी इंक्रीज होने से, लो इन्वेस्टमेंट हो पाता है, इनकम कम होती है, फूड्स इनसिक्योरिटी बढ़ती है, लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो कम हो जाता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं और पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स भी होती हैं। तो ये जो है पॉवर्टी डिकोडेड किया है। अब 2021 में ये न्यूज़ में क्या है कि नीति आयोग ने अपना इंडिया का पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है, जिसका बेसलाइन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड किसके कोलैबोरेशन से रिलीज़ किया है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड OPHI, ठीक है, तो इनके कोलैबोरेशन से रिलीज़ किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है ये पहले जानते लेते हैं। तो ये जो है लीडिंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है जो भी हमारे इनजस्टिस होते हैं, पॉवर्टी इनजस्टिस जो है पॉवर्टी में इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज से डील करती है। इसका क्रिटिकल रोल है कि कंट्रीज़ के जो भी SDG हैं उनको फुलफ़िल करना।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस एंड बिल्डिंग, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये एक इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कि ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर ही वर्क करते हैं। इसका एम है कि हमको एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजिकल वे बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाना जिसके कारण हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें और जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है, पीपल्स को हेल्प कर सकें और उनकी वैल्यू बता सकें। OPHIs जो है वो वर्क करती है अमृत सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच पे और वर्क करती है कि टू इम्प्लीमेंट इट बाय क्रिएटिंग रियल टूल्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये डेवलप हुई थी 2010 में बाय UNDP और OPHI, जो भी मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर आती है। हेड काउंट और इंडेसेस जो है MPI की वो 3 मैक्रो डायमेंशंस पे बेस्ड है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि 10 इंडिकेटर्स को कवर करती है। अगर MPI की वैल्यू जो है 0 से 1 है, अगर 0 से 1 तक होती है, अगर पर्सन डिप्राइव्ड है 3 और मोर देन 10 में इंडिकेटर्स में, तो उसको MPI ग्लोबली MPI पुअर बोला जाएगा। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो कैलकुलेट की जाती है पॉवर्टी हेड काउंट को मल्टीप्लाई करके इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी से। तो हम देखते हैं कौन से 3 है। हेल्थ में आता है इंडिकेटर, अगर बात करें तो न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है। एजुकेशन में बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस आती है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बात करें तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स आता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। तो हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस आती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स आता है। ओके, सो अभी अगर बात करें ग्लोबल MPI 2020 की, यहाँ पे बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ कनेक्ट मतलब देखी गई हैं एथनिसिटी के, जेंडर और कास्ट बेसिस पे। इंडिया का जो रैंक है वो 62 है आउट ऑफ 109 नेशन, जिसका MPI वैल्यू है 0.13123। अब ग्लोबल MPI जो है ये डिसएग्रीगेट किया गया है एथनिसिटी और रेस का और बाई जेंडर ऑफ हाउस होल्ड हेड। और अगर टॉप 5 कंट्रीज़ बताएं MPI में, तो इंडिया जो है 2015-16 में रहा, फिर नाइजीरिया, फिर इथियोपिया, फिर कॉन्गो। ओके, सो दिस इज़। अब आते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने निकाला है। तो नीति आयोग जो है ये किसका पार्ट है? गिर्ग इनिशिएटिव का पार्ट है। नीति आयोग के गिर्ग इनिशिएटिव का पार्ट है जो कि लेटेस्ट इंडेक्स बेस्ड है किस पे? OPHI और UNDP की जो भी रिपोर्ट आई है। मेजर डिफरेंस ये है, तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद करके रखना है कि ग्लोबल MPI में सिर्फ 3 इंडिकेटर्स के अंदर 10 इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं, बट जो हमारा नेशनल MPI है उसके अंदर हम 12 इंडिकेटर्स को मूव करते हैं, बिकॉज उसमें 2 इंडिकेटर और जोड़े गए हैं। पहला तो हेल्थ में एंटीनेटल केयर जोड़ा गया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारा बैंक अकाउंट भी जोड़ा गया है। तो 2 इंडिकेटर मतलब 12 इंडिकेटर में देखता है। और ये जो है MPI वो बेस्ड है हमारे रेफरेंस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो सर्वे होता है उस पर बेस्ड है। MPI ये जो है बहुत सारे पॉवर्टी मेजर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बताएं, यहाँ पे देखिए हेल्थ की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर। एजुकेशन की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या है? 12 इंडिकेटर है। अब की फाइंडिंग अगर बात करें तो नेशनल MPI जो रूरल एरियाज़ का है वो 0.118 है और अर्बन MPI जो है 0.155 है। हाईएस्ट पॉवर्टी स्टेट आपको पता ही होना चाहिए बिहार है एंड लोवेस्ट पॉवर्टी स्टेट जो है हमारा केरला है। अब आते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पॉवर्टी इन इंडिया। अब बहुत सारे आपने अगर पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने अलग कमेटी, डांडेडकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सब पढ़ी होगी। तो अर्लियर एफर्ट्स जो है पॉवर्टी कैसे डिफाइन की गई, तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है बुक लिखी, उसमें उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस में जो भी पॉवर्टी थी वो बताई। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में और बॉम्बे प्लान आया 1944 में, जहाँ पे पॉवर्टी डिफाइन की गई। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है वर्किंग ग्रुप बनी 1962 में। फिर डांडेडकर एंड रथ कमेटी आई 1971 में, अलग कमेटी आई 1979 में, लखड़वाला कमेटी आई 1993 में, तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में और रंगराजन कमेटी आई 2014 में। ओके, सो दिस इज पॉवर्टी एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालती है। अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन।
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम जो है फाइनेंशियली जो है हमारे पीपल इतने स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग है, रूरल एरियाज़ तक हमारा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो पहुंचने चाहिए। अब आरबीआई ने ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने इंडिया का पहला कॉम्पोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने लॉन्च किया है आपको पता होना चाहिए, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को मिला के है, जो भी एक्सटेंट है हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसको चेक करना, उसको कैप्चर करना, जो कि हमारी आरबीआई रिकमेंड करती है अंडर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 टू 2024। ये जो है बहुत सारी डिटेल्स को अपने पास रखते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर। ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, और स्केल करते हैं 0 to 100। तो 0 जो है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होता है और 100 जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। अब 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे ये बेस्ड है। पहला है एक्सेस, जिसको 35% वेटेज दिया गया है, फिर यूसेज जिसको 45% दिया है, और क्वालिटी जिसको 20% दिया गया है, और इसके अंदर 97 इंडिकेटर्स है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस मतलब बैंक ब्रांचेस कितने हैं, नंबर ऑफ एटीएम्स कितने हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कितने हैं, और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स कितने हैं। यूसेज की अगर बात करें तो अकाउंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना यूज़ कर रहे हैं लोग, क्रेडिट कितना है, इंश्योरेंस कितना है, कैशलेस एंड मोबाइल बैंक बेस्ड ट्रांजैक्शन कितने हैं, रेमिटेंसेस कितना है। क्वालिटी की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनइक्वालिटीज और डेफिशिएंसी, और ग्रीवांस रिड्रेसल कितना है। ओके अब देख लेते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इनेबल किया जाता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सेस होना चाहिए आपके पास, फिर लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए, तब लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। एसेट बैंकिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए क्योंकि लोगों को समझ में आए, और टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम होगा तो लोग सेव कर पाएंगे और लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो बेनिफिशरीज हैं उनके पास बेटर टारगेटिंग हो पाएगा, हैबिट जो है सेव की वो बढ़ पाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो पाएगा, कैश इकोनॉमी रिड्यूस हो पाएगी बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। तो फॉर्मल क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हो पाएगा, इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ, मनी लेंडर्स की तरफ लोग नहीं भागेंगे। ओके अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आरबीआई ने लिए। तो पहला है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 टू 2024, जो कि हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस है उनको एनहांस करने के लिए। फिर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक प्रोजेक्ट है जो कि आरबीआई का है 2020 टू 2025, जिसमें स्किल्स और एटीट्यूड वगैरह प्रोवाइड करवाना। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 18 से 50 साल के लिए है कि वो उनको बैंक अकाउंट खोलना है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो 18 से 70 साल के पीपल्स के लिए है। फिर अटल पेंशन योजना 18 टू 40 ईयर्स के लिए है, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स जिनके पास होता है। और फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अफोर्डेबल मैनर में लोगों तक पहुंचाना। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो ऑब्वियसली इंश्योर करना है जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है कि वो सबके पास पहुंच सके। टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो भी लोअर कॉस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनको। अब परफॉर्मेंस अगर देखें लास्ट 7 ईयर्स में तो क्या हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो 43.04 करोड़ जो है अकाउंट ओपन किए गए हैं। 2/3 जो अकाउंट है वो रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे नियरली 5 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स जो है होल्डर्स वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी रिसीव करते हैं। डिपॉजिट जो है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 पिलर्स होते हैं। पहला तो बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यूनिवर्सल एक्सेस करना, क्रेडिट गारंटी फंड को जनरेट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है प्रोग्राम को उसको बढ़ाना, माइक्रो इंश्योरेंस बढ़ाना, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो है जिसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ₹10,000 होती है, हर हाउस होल्ड को मिलनी चाहिए, और पेंशन स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उनको भी मिलनी चाहिए थ्रू प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। अब जनधन दर्शक ऐप जो है ये एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, जो भी बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना, कि जैसे कि एटीएम्स हो गए, बैंक मित्रास हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, इन सबको लोकेट करना। ये जो है विलेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जो भी बैंकिंग टच पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं सर्व कर पा रहे हैं विदिन 5 किलोमीटर, तो उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन अगर बताएं फिजिकल पॉलिसी के बारे में, तो जो कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, तो डेट टू जीडीपी रेशियो, ये एक रेशियो है कंट्री के पब्लिक डेट का, जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है उसके डेट का, टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने डेट को पे कर पा रही है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है उसमें बोला गया है कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है सेंटर का वो 60-40% से कम होना चाहिए, स्टेट का 20% से कम होना चाहिए बाय 2024-25।
ठीक है। तो 40% से किसका कम होना चाहिए, सेंटर का, एंड 20% से किसका कम होना चाहिए, हमारे स्टेट का। फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया कि टोटल इनकम जो है गवर्नमेंट की टूल्स टोटल एक्सपेंडिचर, तो फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज टू फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट कैसे होता है, तो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज और इन सबको बनाने के लिए। लो रेवेन्यू रियलाइजेशन, कितना रेवेन्यू उनको आ रहा है वो नहीं देखती है। लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज़ वगैरह, और अनप्रेसिडेंट इवेंट्स लाइक कोविड-19। अब इसके कारण होता क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी कम होती है शॉर्ट टर्म में, और क्राउड इन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारा कम होता है, ज़्यादा होता है। डेट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है और हायर इन्फ्लेशन हो जाता है लॉन्ग टर्म केसेस में। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर बाइफर्केशन। तो गाइडलाइंस जो है किसने दी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट ने सेंट्रल मतलब गाइडलाइंस रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट। इस गाइडलाइन में ये बोला है जो भी प्राइवेटाइजेशन है, मर्जर है, क्लोजर है और सब्सिडराइजेशन है नॉन स्ट्रेटेजिक सीपीएसई का, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फिजिकल बर्डन है उसको रिड्यूस करना है गवर्नमेंट का, और इन कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ करना है और वाइडर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर अंडर दिस पॉलिसी अगर बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, पावर, पेट्रोलियम, कोल है, अदर मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, एंड एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस है। अब आते ITAT द्वार, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल है, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लॉन्च किया है। ये जो है एनहांस करेगा जो भी हमारी ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी, एसेसिबिलिटी है, डे टू डे वर्किंग जो हो रही है उसको हमको हेल्प करेगा, इकोनोमाइजेशन करेगा पेपर का, कॉस्ट को सेव करेगा और रैशनलाइज करेगा जो भी केसेस हैं, और केसेस जो है डिस्पोजल वो जल्दी करेगा। फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का यही होता है, ये अंडर सेक्शन 6 ऑफ IT एक्ट के अंदर दिया है कि इसका मतलब ये है कि जहाँ से भी आपकी जो का मतलब अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल और इन सब्सटेंस मेड, मतलब कहाँ से ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ से आपकी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, जहाँ पे आप सोर्स है आपका, वो चीज़ें देखना। तो अभी जो है ये 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके स्कोप्स को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये एडिशनल ग्रांट है जब भी हमारी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा आ जाता है कि हमें एडिशनल ग्रांट चाहिए होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, उसको हम सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं, और ये अंडर आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। गिनी कोफिशिएंट हमको इनकम जो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं। ओके, तो लॉरेंस कर्व भी है, एक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमारी इनइक्वालिटी को मेजर करता है रिलेटेड टू गिनी कोफिशिएंट। अगर गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो वो 0 से 100 तक रेंज करती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस में इनकम लिया हुआ है और एक्स एक्सिस में हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिया हुआ है, और ये जो येलो लाइन है दैट इज़ गिनी कोफिशिएंट वाली लाइन, मतलब गिनी कोफिशिएंट मतलब ये जो है यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर ये सेक्शन देखें तो A सेक्शन है और ये B सेक्शन, तो A/A+B दैट इज़ गिनी कोफिशिएंट। नाउ लेट्स कम टू के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी पूछा गया है। के शेप्ड रिकवरी तब होती है जब बहुत सारे सेक्शंस जो हैं हमारे इकोनॉमी के वो बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं, डिफरेंटली रेट में रिकवर करते हैं, और कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ही कम रिकवर कर पाते हैं, अदर सेक्शंस जो है स्टेगनेंट रहते हैं। अब इंडियाज़ का रियल इस्टेट सेक्टर जो है वहाँ पे के शेप्ड रिकवरी देखी गई, जहाँ पे रेजिडेंशियल सेगमेंट है वहाँ पे हेल्दी ग्रोथ हुई, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हुई, बट जो ऑफिस सेगमेंट है वहाँ पे बहुत स्टेगनेंट रह गया। अब के शेप्ड रिकवरी जो है वो जॉब मार्केट में भी ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि लोअर स्किल्ड वर्कफोर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी जॉब ख़त्म मतलब लॉस कर देते हैं, और जॉब्स जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है फॉर ऑफिस वर्कर्स इन फाइनेंशियल एंड सर्विस सेक्टर। तो ये हो गई हमारी शेप ऑफ रिकवरी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। आई विल स्टार्ट बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी टुमारो, एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इकोनॉमी सेक्शन देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी वेरी थरली, बिकॉज इकोनॉमी में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए, और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करने की ज़रूरत है वो मैंने एम्फेसाइज कर दिया है, एंड थैंक यू सो मच। या